Now this is पेज नंबर 1 और अब अपना जो डिस्कशन है पोटेंशियल एनर्जी के बारे पे। कल वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी देखो इस पे ना, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कुछ पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। नाउ फर्स्ट पॉइंट, इट इज द एनर्जी ड्यू टू स्टेट ऑफ बॉडी, है ना, या एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट। पोटेंशियल एनर्जी सुना है कि नहीं सुना तुम लोगों ने? पोटेंशियल एनर्जी यस सर। सुना है ना पोटेंशियल एनर्जी? वो फार्मूला भी सिर्फ एक ही फार्मूला पढ़ा आपने, mgh। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ mgh नहीं होती, वो सिर्फ एक पार्ट है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप जिसको बोलते हो, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है बस वो। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, सिर्फ ग्रेविटेशन अकेली नहीं होती। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ठीक है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा, पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब वर्ड आप कई बार यूज करते हो, हाँ इसकी अच्छी पोटेंशियल है, या इसकी पोटेंशियल ज्यादा है, या इसकी पोटेंशियल कम है, ये वर्ड भी हम यूज करते हैं। तो ये पोटेंशियल जो वर्ड है ये समथिंग लाइक इंटरनल एनर्जी से कुछ रिलेटेड है ऐसा, ठीक है ना। एंड काइनेटिक का मतलब क्या हो गया? काइनेटिक मतलब मोशन से रिलेटेड, पोटेंशियल मतलब स्टेट से रिलेटेड, ठीक है ना। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पोटेंशियल एनर्जी। तो सिर्फ mgh जो है ना वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके अलावा भी और भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं पॉइंट वाइज, कुछ मैं पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी इज द, इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी, इट इज द एनर्जी possessed by body due to its state, due to its state, ठीक है, ड्यू टू इट्स स्टेट। स्टेट मतलब कहाँ पे रखी हुई है, कैसी रखी हुई है, कैसा है। तो इसके कारण जो एनर्जी, इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। सो पोटेंशियल, इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट, एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे अपन आते हैं यहाँ पे, इट इज द एनर्जी possessed by system due to its configuration, due to its configuration or arrangement, due to its configuration और arrangement मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन और अरेंजमेंट। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम मतलब इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पार्टिकल, टू और मोर देन टू पार्टिकल, टू और मोर देन टू पार्टिकल। मतलब सिस्टम बनने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए? दो पार्टिकल होना चाहिए। तो टू एंड मोर देन टू पार्टिकल से सिस्टम बना, और उन पार्टिकल्स का या ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी। तो अरेंजमेंट से रिलेटेड या कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो एनर्जी है उसको भी हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। एंड तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम यहाँ पे। तीसरा पॉइंट कि भाई पोटेंशियल एनर्जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस और कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फील्ड। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है ये सिर्फ किनके लिए डिफाइंड है? डिफाइंड ओनली फॉर
कंजर्वेटिव फोर्सेस और कंजर्वेटिव फील्ड, जैसे आपने सुना होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये कैसे हो गए? कंजर्वेटिव फोर्स हो गए। ठीक है ना? तो कंजर्वेटिव फोर्स, अब ये कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स क्या हैं इनको भी मैं बता देता हूं आगे। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है। ठीक है ना? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड नहीं है। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फिर कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? तो फोर्थ पॉइंट पे अब हम इसी के बारे में देखते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स को मैं डिनोट कर रहा हूं एफसी से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एफसी सेंट्रीपिटल के लिए भी लिख रहे थे, बट यहाँ पे मैंने एफसी का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है ना? कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाय दीज फोर्स, वर्क डन बाय दीज फोर्सेस डिपेंड्स only on, depends only on initial and final position, but does not depend on path. Initial and final position and independent of path, and independent of path, मतलब इनका जो वर्क डन होता है वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना? पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और अगर मैं इनके एग्जांपल्स लिखूं भाई, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? दीज आर ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्सेट्रा। ये सब कैसे हो गए? मैग्नेटिक फोर्स एक्सेट्रा, ये कैसे हो गए? आपके कंजर्वेटिव फोर्स हो गए। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनके लिए वर्क डन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस रास्ते से पार्टिकल को लेके जा रहे हैं। इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, बस इस बात पे ये डिपेंड करेंगे इनके लिए जो वर्क डन। ठीक है ना? एंड फिफ्थ पॉइंट में मैं यहीं पे लिख दूं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एफ एन सी। तो जैसे यहाँ पे वर्क डन बाय दीज फोर्स डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे वर्क डन बाय दीज फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट, वर्क डन बाय these forces is path dependent, पाथ डिपेंडेंट है। इनके लिए जो वर्क डन आएगा वो पाथ डिपेंडेंट रहेगा। और इनके अगर हम एग्जांपल देखें तो फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ठीक है, एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए, पढ़ने के लिए कि ये है क्या, किन के लिए डिफाइंड है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में मैं थोड़ा और एलोबरेट कर दूं आप लोगों को, है ना? तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। समझ गए ये इतना जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखा है यहाँ पे? कोई डाउट अभी इस पे? अरे समझ गए कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। Done, sir. एंड देन अब हम आते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में समझते हैं।
नाउ पेज नंबर 2, ठीक है, पेज नंबर 2। नेक्स्ट है फिर कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे पे। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स डेफिनेशन अपन ने पहले लिख ली है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं भाई, अगर इनके लिए जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड ना करे। मान लो ये इनिशियल पोजीशन है और यहां पर ये फाइनल पोजीशन है, किसी ऑब्जेक्ट को आप सीधा इस पाथ से लेकर गए, दिस इज पाथ 1, यहां से ऐसा लेकर गए, दिस इज पाथ 2, यहां से ऐसा लेकर गए, दिस इज पाथ 3। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अंडर द एक्शन ऑफ सम फोर्स आप ये 3 अलग अलग पाथ से लेकर जा रहे हो और इनके लिए अगर वर्क डन सेम है, इफ वर्क डन बाय फोर्स F, मान लो यहाँ पे आप कोई फोर्स F ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है और यहाँ पे इस पार्टिकल पे कोई फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये कोई फोर्स है Fc, इस पार्टिकल में फोर्स लग रहा है और आप यहाँ पे लेकर जा रहे हो, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे आप इसको लेकर जा रहे हो, मतलब A से आप B तक लेकर जा रहे हो, ठीक है। तो if work done by this force Fc, if work done by this force Fc along first path, work done by force Fc along first path is equals to work done by Fc along second path is equals to work done by Fc along third path। अगर तीनों पाथ से जाने पे वर्क डन सेम मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे कि ये जो फोर्स है Fc यहाँ पे जो पार्टिकल पे लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अब एट अ टाइम पे पार्टिकल पे एक से ज्यादा फोर्स भी लग सकते हैं, हम बाकी फोर्सेस की बात नहीं कर रहे कि भाई और भी जो लग रहा है उनके लिए क्या कहानी है, लेकिन इस फोर्स के लिए जो वर्क डन है तीनों पाथ से कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ गए? सो दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट इसमें? कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन? नो सर, नो डाउट। ओके, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अभी और एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है उसको मैं अपन प्रूफ करते, जस्टिफाई करते हैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। डन सर। पेज नंबर 3। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने लिख दिया था एग्जांपल में कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है देखो अभी यहाँ पे। Now gravitational force कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है, दिस इज पेज नंबर 3 एग्जांपल। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसका प्रूफ देखो, तो प्रूफ के लिए अपन सिंपल सा केस ले रहे हैं। ये एक किसी ऑब्जेक्ट को आप किस तरह से, यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल है और ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है, इसको 3 अलग अलग रास्तों से यहाँ पर लेकर आना है और अभी ये कहाँ पे है, A पोजीशन पे, और कहाँ पे लेकर जाना, B पे, बाय दिस पाथ। तो ये हो जाएगा आपका पाथ 1, ये हो गया आपका पाथ 2, और एक और पाथ यहां से ले लो कि भाई आप पहले सीधा ऊपर उठा दो यहाँ से, दिस इज द हाइट h, और फिर सीधा ऐसा लेकर जाओ, सो दिस पॉइंट इज D एंड दिस पाथ इज 3। तो ये 3 डिफरेंट पाथ से आप इस ऑब्जेक्ट को B तक पहुंचा रहे हैं और आपको क्या कैलकुलेट करना भाई, वर्क डन बाय ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इन तीनों पाथ के लिए वर्क डन कैसे आएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लग रहा है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन कैसा हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो पहले आप इस पाथ से जा रहे हो ऐसा, ये ऐसा गए और फिर ऐसा आए, ठीक है। तो जब यहां तक पहुंच गए और उसके बाद जब आप इसको ऊपर उठाओगे, यहाँ पे दिस पोजीशन इज C, है ना,
तो mg किधर लगेगा, नीचे, और अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका ऊपर, है ना, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका इधर दिख रहा है, और यहां से सीधे जाने पे डिस्प्लेसमेंट ऐसा दिखेगा। तो सबसे पहले आप इस पाथ के लिए वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, नाउ वर्क डन बाय mg। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पाथ के लिए अगर देखें तो कि भाई mg कितना वर्क कर रहा है फर्स्ट पाथ में, तो पहले आप a से c तक जाओगे और फिर आप कहां से कहां तक जाओगे, c से b तक जाओगे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम a टू c कितना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम a टू c कितना मिलेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम a टू c, a से c तक वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, फार्मूला क्या लगेगा, mg डिस्प्लेसमेंट हो गया ac और एंगल हो गया cos 90, और यहाँ पे mg इंटू h इंटू cos 180 बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे cos 90 डिग्री मतलब ये वाला वर्क डन हो गया 0 और ये हो गया तुम्हारा mg cos 180 माइनस 1, तो वर्क डन कितना आ गया माइनस mgh। तो ये पहले वाले पाथ से जाने पे वर्क डन कितना मिला आपको, माइनस mgh मिला। ठीक है, समझ गए कि नहीं, अरे समझ गए, समझ गए। देख ये ऑब्जेक्ट यहां से ऐसा लेकर जा रहा है तो mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है ना, तो एंगल कितने डिग्री का यहाँ पर 90 डिग्री का, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ, 0 हुआ। अब यहां से ऊपर उठा रहे हो तो mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, तो वर्क डन कितना हुआ, माइनस mgh आ गया यहाँ पे। तो mg के कारण यहाँ पे इस पाथ से यहां तक ले जाने पे जो वर्क डन आया ये कितना मिला तुमको, माइनस mgh मिला। फिर दूसरे पाथ से कैलकुलेट कर दो, ये तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्योंकि हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू mg इंटू ab डिस्प्लेसमेंट और cos आएगा ये 90 प्लस थीटा एंगल, क्योंकि mg नीचे है और जो एंगल बनेगा इधर के डिस्प्लेसमेंट का ac के साथ में ये 90 प्लस थीटा का बनेगा, और सॉल्व करने पे ये आंसर भी माइनस mgh आया था, आया ना, आया था कि नहीं सॉल्व करने पे, अरे समझ गए। ये वाले पाथ से सीधा सीधा अगर आप लेकर जा रहे हो, ऑलरेडी किया हुआ है, यहां से ऑब्जेक्ट को सीधा ऐसा लेकर जाते हो तो वर्क डन बाय mg कितना मिलता है यहाँ पे, वर्क डन बाय mg इज अगेन माइनस mgh, ऑलरेडी किया हुआ है। अब तीसरा वाला पाथ देख लो, ये वाले पाथ से चलते हैं अपन, तो तीसरे वाले पाथ से वर्क डन बाय mg कितना आएगा, सबसे पहले आप जाओगे a से लेकर d तक, फिर वर्क डन फ्रॉम डी टू बी, तो बेटा ए से डी तक जो वर्क डन आएगा ये किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे दिस इज mg डिस्प्लेसमेंट इज h और cos 180 और d से b तक वर्क डन रहेगा 0, तो ये वाला आंसर भी कितना आ गया आपका, माइनस mgh आ गया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अगर आपको a से b तक जाना है और ग्रेविटी के कारण वर्क अगर आप देख रहे हो तो तीनों पाथ से जाने पे वर्क डन कैसा मिल रहा है आपको, सेम मिल रहा है कि अलग अलग मिल रहा है, देखो वर्क डन सेम है या अलग अलग है, वर्क डन सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है, देख लो जल्दी से, अरे सेम है या डिफरेंट है बताओ भाई, सेम है सर। हाँ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर तीनों पाथ से सेम है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन बी पर डिपेंड कर रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, mg कैसा फोर्स हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है mg, है ना, क्योंकि इसके लिए जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब सिर्फ वर्टिकल हाइट पे डिपेंड कर रहा है, आप किस पाथ से जा रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, समझ गए। तो mg कैसा फोर्स हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, ठीक है। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, अरे समझ गए या नहीं जल्दी बताओ, यस सर। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, एक बार हाँ, बता दो सर। सर। कहां पर से बेटा, हेलो सर जो और कैलकुलेशन वाला पार्ट है। अच्छा कैलकुलेशन वाला पार्ट एक बार और देख, ए से लेकर आपके पास एक बॉक्स है ये यहाँ पे ए बी,
ये एक बॉक्स है यहाँ पे, इसको यहाँ तक लेकर जाना बी तक, और आपको वर्क डन किसके लिए कैलकुलेट करना, वर्क डन बाय mg टू टेक पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक लेकर जाने में वर्क डन कितना कर रहा है, mg कितना वर्क कर रहा है। तो आप ए से बी तक कैसे पहुंच सकते हो, आप सीधे पहुंच सकते हो यहाँ तक, आप पहले यहां से ऐसे चलो फिर ऊपर उठा के ले जाओ, आप यहां से पहले ऊपर उठा लो फिर ऐसे चलो, है ना। तो ये 3 डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो गए। तो सबसे पहले ये वाले पाथ के लिए वर्क डन देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पाथ के लिए वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम ए टू सी एंड देन फिर सी से डी, हम सी से बी मतलब ब्रेक किए यहाँ पे। तो ए से सी तक जाने में देखो फोर्स कौन सा है, mg नीचे लग रहा है, ए सी हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, और एंगल कितने डिग्री का है यहाँ पे, AC और mg के बीच में एंगल 90 डिग्री का, इसलिए ये पहला वाला जो वर्क डन हो गया A से C तक, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया आपका 0। फिर यहां से C से B तक जब आप उठा रहे हो ऐसा, तो mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो mg इंटू h इंटू cos 180, ठीक है, ये cos 180 है, mg इंटू h इंटू cos 180, इसलिए यहां पर जो वर्क डन आया ये कितना मिला आपको, माइनस mgh मिला। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, फोर्स इज mg, डिस्प्लेसमेंट इज ac, और एंगल है cos 90। और दूसरे वाले केस में फोर्स इज mgh और एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। इसलिए सॉल्व करने पे कितना आया, ये पहला वाला टर्म आपका मिल गया 0, और दूसरे वाले टर्म में जो आंसर आया ये हो गया तुम्हारा mg इंटू -1। तो फाइनली यू हैव द आंसर -mgh। समझ गए कि नहीं, समझ गया। यस सर। और ये वाला कैलकुलेशन अपन ने ऑलरेडी किया हुआ सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम ये वाली पोजीशन से ये जा रहे हो तो फोर्स इज mg, डिस्प्लेसमेंट इज ए बी डायरेक्ट, ये डिस्प्लेसमेंट है ए बी, और लेकिन एंगल कितने डिग्री का, ए बी और mg के बीच में एंगल है 90 प्लस थीटा का, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो यू विल गेट दिस आंसर, जो हमने वर्क डन बाय ग्रेविटी में ऑलरेडी कैलकुलेट किया, मैं नहीं बताऊंगा उसको देखो पुराना वाला, ठीक है। समझ गए, अरे समझ गए कि नहीं, ये कैलकुलेशन ऑलरेडी पहले किया हुआ हमने, एक दिन पूरा इसी पे लगाए थे, एक लेक्चर पूरा इस पे लगा था कि यहां से यहां तक वर्क डन बाय ग्रेविटी का जो फार्मूला आता वो भी -mgh ही आता है, एक दिन पूरा लगा था इस सब कैलकुलेशन में। और दूसरा फिर एक और ये वाले पाथ से देखो, तो अगर आप यहां से ऐसा जाके फिर ऐसा ला रहे हो तो वर्क डन फ्रॉम पहले ए से डी फिर डी से बी, तो यहां से अगर आप ऊपर उठ रहे हो तो फोर्स हो गया तुम्हारा mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया यहां तक का h, तो mg इंटू एच, और एंगल कितने डिग्री का हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर जा रहा है mg नीचे लग रहा है, तो एंगल हो गया 180। और फिर d से c तक अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा नहीं, बट ये जो वर्क डन है ये 0 आएगा, दिस इज mg, डिस्प्लेसमेंट इज dv, और एंगल कितने डिग्री का है 90, तो इसलिए जो सेकंड पार्ट है ये हो गया 0, और फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया, -mgh आ गया। तो तीनों पार्ट से जो वर्क डन आया वो कैसा रहेगा, वर्क डन बाय mg कैसा रहा यहाँ पे तीनों पाथ से, इक्वल रहा। इक्वल है ना, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। समझ गए अब कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर हो गया, कि डाउट है अभी भी, क्लियर हो गया, डाउट है, हेलो, क्लियर हो गया, डाउट है, क्लियर है सर। सर थीटा 180 कैसा है? क्या, सर थीटा 180 कौन से वाले केस में बेटा, सर पहले वाले। थीटा 180 कहाँ पे मतलब सी से बी पे, यस सर। सी से बी पे देख mg किधर लग रहा है, नीचे और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर। एंगल कितने डिग्री का आएगा mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, 180 समझ गया सर। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा अभी कि नहीं, हो गया सर। समझ गया कि नहीं,
हेलो, समझ गए? हेलो, स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का डन स्क्रीनशॉट। सर। डन। देख यहाँ पे, चल मैं थोड़ा और ये ऐसा लिख देता हूँ। आप ये वाले पाथ से यहां तक लेकर जा रहे हो ऑब्जेक्ट को, और वर्क डन बाय mg कैलकुलेट कर रहे हो। स्टेटमेंट भी पढ़ो पहले बराबर। फार्मूला क्या होता है आपके पास में? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज ac इनटू एंगल इज 90 डिग्री, एंड प्लस सेकंड में यहाँ पे mg इज द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इज cb, एंड एंगल कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का। ऐसा ही तो पहले वाले टर्म का जो आंसर आएगा cos 90 हो गया 0, और सेकंड वाले टर्म का आंसर mg c से b तक किसके बराबर है? h, और cos 180 है -1, इसलिए आंसर कितना आएगा? -mgh आएगा। ठीक है, समझ गए? अब हेलो, अरे समझ गया नहीं? चाहो तो इस पेज का भी ले लो स्क्रीनशॉट, बट ये पेज नंबर 3 है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो तीनों पाथ से जाने पे यहां से ऐसा ले जाकर ऐसा रखो ऑब्जेक्ट को, या यहां से सीधा यहां तक ले जाओ, या पहले यहां तक लेके फिर ऐसा ले जाओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी तीनों केस में सेम आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो अलग अलग आए, या नॉर्मल जो वर्क कर रहा है वो अलग अलग मिले आपको, लेकिन यहाँ पे mg के कारण जो वर्क है वो सेम आ रहा है। दूसरे फोर्सेस के कारण कितना वर्क है हम वो नहीं मेंशन कर रहे, क्योंकि हम तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वर्क डन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अलोंग दीज 3 डिफरेंट पाथ आर सेम, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? अरे सो गए क्या? समझ गए या नहीं? हेलो, हाँ सर। हाँ Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। डन। वर्क डन बाय ग्रेविटी में सिर्फ क्या देखना होता आपको? वर्क डन बाय ग्रेविटी में आपको सिर्फ क्या देखना होता है? वर्टिकल हाइट देखना होता है ना, पढ़े थे ना अपन ने। वर्क डन बाय ग्रेविटी में सिर्फ आपको वर्टिकल हाइट देखना होता है। अभी यहाँ पे बताना, ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। इस पे एक और एग्जांपल अपन ने ले लिए कि मान लो ये एक क्यूबिकल रूम है, दिस इज एनी क्यूबिकल रूम। ठीक है, ये एक क्यूबिकल रूम है यहाँ पे, ये एक क्यूबिकल रूम दिख रहा है, दिस इज एनी क्यूबिकल रूम। हाँ, और जो साइड है वो a के बराबर है। अभी मान ले ऑब्जेक्ट यहाँ पे a पे, और यहाँ पे आप इसको भेज रहे हो, ये यहाँ कहीं पे इस ये वाली कोई पोजीशन पे आप भेज रहे हो। ये रूफ है यहाँ पे, दिस इज द रूफ एंड दिस इज द फ्लोर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको पहले आप ये लेकर गए ये वाले पाथ से, फिर ऐसा लेकर गए, फिर ऐसा लेकर गए, और फिर ऐसा लेकर आए। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? या फिर ऐसा लेकर गए, फिर ऐसा लेकर गए, फिर ऐसा लेकर गए, फिर ऐसा रख दिया आपने छत पे ले जाके, अलग अलग रास्तों से। ठीक है, आप ऐसा लेकर गए, फिर ऐसा लेकर गए, और फिर रख दिए छत पे। तो ये फाइनल पोजीशन आप किसी ऑब्जेक्ट को कहां पे ले जाकर रख रहे हो? छत पे ले जाकर रख रहे हो। व्हाट इज द वर्क डन बाय इन ऑल दीज 3 केसेस? छत से लेकर फ्लोर तक की जो हाइट है ये h, दिस इज इक्वल टू a। तो ये हो गया पाथ 1, ये हो गया पाथ 2, ये हो गया पाथ 3। तीनों पाथ से वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा? ठीक है, तीनों पाथ से वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना रहेगा बताओ जल्दी से। आप यहां से ग्राउंड फ्लोर से किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर छत पे रख रहे हो,
What is the work done by gravity on all these three cases? Work done by mg, है ना? तीनों पाथ के लिए कितना आएगा? Along first path कितना होगा, जल्दी बताओ। फर्स्ट पाथ के लिए कितना आएगा? यहां से ग्राउंड फ्लोर से किसी ऑब्जेक्ट को उठा के छत पे रख रहे हो आप, तीन अलग अलग पाथ से। आप पहले यहां से ये गए, फिर ऐसे गए, फिर सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंचे, या पहले यहां से ऐसे गए, फिर ये गए, फिर ये गए, फिर ले जाके रख दिए, फिर यहां से ऐसे गए, ये आए, फिर यहाँ पे ले जाके छत पे रख दिए। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी along these three different paths? कितना रहेगा? डायरेक्ट कितना रहेगा? इज इट माइनस mgh? हाँ या ना? अरे समझ गए कि नहीं? अरे सो गए क्या? समझ गए या नहीं? यस सर। और दूसरे वाले पाथ में भी कितना रहेगा वर्क डन? सेकंड पाथ अगेन इट इज माइनस mgh। तीसरे वाले पाथ के लिए भी वर्क डन कितना रहेगा? माइनस mgh। किसी भी पाथ से ले जाओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी, मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया, वर्क डन बाय ग्रेविटी अलोंग दीज थ्री डिफरेंट पाथ आर सेम। और किसके इक्वल रहेगा? माइनस mgh। तो अगर आप नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हो, वर्क डन बाय ग्रेविटी आप अगर देख रहे हो, तो सिर्फ आपको वर्टिकल हाइट देखना है। तो फ्लोर से आपको छत पर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाकर रखना है। और वर्क डन बाय ग्रेविटी की अगर आप बात कर रहे हो, तो तीनों डिफरेंट पाथ से वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। हाँ, हम कितना वर्क कर रहे हैं वो अलग आएगा। अगर आप सोचोगे कि सर जब हम यहाँ से ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो हमको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, बिल्कुल सही, हमारे लिए वर्क डिफरेंट आएगा। लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा रहेगा? यहाँ पे सेम रहेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, और वर्क डन बाय ग्रेविटी सिर्फ वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, कि वर्टिकल हाइट कितनी मूव हो रही है। ऐसे ही अगर आप यहाँ से उठाकर यहाँ पे ला रहे हो, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? प्लस mgh होगा। किस पाथ से ले जा रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए? यस सर। हाँ, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अब नॉन कंजर्वेटिव को भी बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। Done, sir. डन? Yes, sir. सर स्क्रीन क्या बेटा? सर स्क्रीनशॉट। अरे यार, अब तो मिटा ही दिया मैंने। कोई शेयर कर देना है। हाँ सर थोड़ा टाइम। अरे कोई शेयर कर देना, अब तो मिटा ही दिया ना मैंने। ले लिए थे ना? ओके सर। नेक्स्ट फिर देखो, अभी नॉन कंजर्वेटिव का एक एग्जांपल देखते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव के लिए वर्क डन कैसे पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ दिस इज पेज नंबर 5। अभी वर्क डन बाय फ्रिक्शन का कैलकुलेशन देखो। यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे। नाउ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के लिए वर्क डन हम देख रहे हैं यहाँ पे। एंड द सिचुएशन इज दैट ये ऐसा ले लो, और सिचुएशन ये कि यहाँ पे मान लो कोई बॉक्स रखा हुआ है इस तरह से, और इस ये पोजीशन ए है। हाँ, और यहां से आप ऐसा ये वाली पोजीशन तक लेकर आ रहे हैं इसको। दिस इज द पोजीशन बी। तो यहाँ पे पहले आप ये वाले पाथ से होते हुए फिर यहाँ पे पहुंच रहे हो। यहाँ पर का डिस्प्लेसमेंट भी ए और ये साइड भी ए है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। नॉर्मल हो गया आपका ऊपर, और mg किधर हो गया आपका? नीचे। और डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वाले साइड पे। अभी फिर जब यहां से ऐसे आगे चलोगे ये वाले डायरेक्शन पे, यहां से जब इधर लेके जाओगे, तो फिर फ्रिक्शन किधर लगेगा? यहाँ पे पीछे की तरफ लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा आपका आगे की तरफ। तो ए से बी तक आप लेकर जा रहे हो।
तो यहां से यहां तक, और डिस्टेंस कितना चलते हुए जा रहे हो आप, a डिस्टेंस चलते हुए जा रहे हो। तो सपोज दिस इज द फर्स्ट पाथ, और सेकंड वाला जो पाथ है वो सीधा यहां से यहां तक अगर आप लेकर आ रहे हो, ठीक है, तो अगर ये है, ये भी a है, और ये डिस्टेंस आपका √2a है, क्योंकि यहाँ पे मान लो हमने 90 डिग्री का एंगल लिया, तो जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ लगेगी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर पे आएगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है √2a के बराबर यहाँ पे, ठीक है, a से b का। मतलब आप यहाँ पे एक स्क्वायर सेगमेंट ऐसा ले लो, ये यहाँ से फिर 90 डिग्री मुड़ के आप b तक जा रहे हो, ठीक है। तो मैं डायग्राम अगर और बनाऊं, यहाँ पे आप 3D डायग्राम अगर देखोगे तो ये कुछ इस तरह का आएगा 3D डायग्राम। मान लो एक क्यूबिकल सेक्शन है ये इस तरह से, ठीक है, आपको A से कहां तक जाना है, आपको B तक जाना है। तो एक ये वाला पाथ हो गया, और दूसरा जो पाथ है वो कौन सा वाला बन गया आपका, A से B सीधा ये वाला पाथ बन गया। तो ये साइड किसके बराबर रहेगी, √2a के बराबर रहेगी। मतलब यहाँ का जो पार्ट है ये सेकंड पाथ हो गया आपका। आप इमेजिन कर लो फिर से वही क्यूबिकल रूम, आप इमेजिन कर लो कि कोई क्यूबिकल रूम है, और उस क्यूबिकल रूम में आप कहां से कहां तक जा रहे हो, A से B तक जा रहे हो, ठीक है। उस क्यूबिकल रूम में आप A से B तक जा रहे हो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा। पहले आप फर्स्ट पाथ से जा रहे हो, फिर आप कौन से पाथ से ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहे हो, सेकंड पाथ से आप ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहे हो। ये फर्स्ट पाथ हो गया, और ये सेकंड पाथ, दिस इज फर्स्ट पाथ एंड दिस इज द सेकंड पाथ। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, पहले यहां से यहां तक ले जाना, फिर यहां तक ले जाना। तो फर्स्ट पाथ के लिए कितना आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर देखोगे तो पहले आप A से B तक गए, और फिर आप B से A से C तक आप गए पहले, और फिर C से आप कहां तक जा रहे हो, B तक जा रहे हो। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ गया यहाँ पे, F ऑफ K डिस्प्लेसमेंट इज A, और एंगल है 180 डिग्री का, फिर से F ऑफ K डिस्प्लेसमेंट A, और एंगल है 180 डिग्री का। तो सॉल्व करने पे आ गया बेटा F K into A and -1 plus F of K into A into -1, and the answer is -2 times F of K A। तो यहां से यहां तक ले जाना, फिर ऐसे ले जाने पे जो वर्क डन आया ये कितना आया, -2 टाइम्स F of K आ गया, K A। और अगर सीधा यहां से यहां तक जा रहे हो, तो सीधे वाले पाथ में A से B तक डायरेक्ट वाले पाथ में जो सेकंड पार्ट है, वर्क डन अलोंग द सेकंड पाथ, ये किसके बराबर आएगा, F ऑफ K। डिस्प्लेसमेंट सीधा आपका हो गया AB, और एंगल यहां पर भी 180 डिग्री का रहेगा फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। सो इट इज F ऑफ K, इट इज √2a and into -1, and the answer is -√2 F of K into A। तो आप पहुंच आ रहे हो A से B तक सीधा सीधा। आप रूम को इमेजिन कर लो, एक क्यूबिकल रूम को आप इमेजिन कर लो, ठीक है। क्यूबिकल रूम अगर आप इमेजिन कर रहे हो, पहले आप यहां पर से ये कॉर्नर गए, फिर यहां पे गए, आपको पहुंचना है डायगोनल अपोजिट। पहले आप A से यहां तक आए C तक, और फिर C से आप B तक गए। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज -2 टाइम्स F ऑफ K A है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहां से जा रहे हो, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ रहा है, -√2 F ऑफ K A आ रहा है। तो फ्रिक्शन के लिए वर्क डन कैसा आ रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है कि पाथ पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड किया ना भाई, हाँ या ना जवाब देना। F ऑफ K की वैल्यू क्या है, म्यू इनटू नॉर्मल, और ये यहां पर के लिए चाहे आप इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते से जाओ, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेम है यहां पर और यहां पे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होने के कारण, या डिस्टेंस अलग अलग होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन अलग अलग आया, ठीक है। समझ गए कि नहीं, हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए या नहीं, जल्दी बताओ। हाँ यस सर, समझ गए। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा हुआ, कंजर्वेटिव हुआ है कि नॉन कंजर्वेटिव हुआ, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि इसके लिए वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है,
पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, पाथ डिपेंडेंट है, जबकि mg के लिए जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं, जल्दी बताओ, क्लियर हो गया? अभी क्लियर हो गया? Yes, sir. कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट अभी यहां तक कॉन्सेप्ट पे? आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ूं? Yes, sir. तो कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्लियरिटी आगे पूरा की कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव किसको बोलते हैं। तो अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो वो नॉन कंजर्वेटिव है, और अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो कंजर्वेटिव है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव कौन से हो गए तुम्हारा, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, जिसको एयर ड्रैग भी आप बोलते हो, ये नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, क्योंकि इनके लिए जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट नहीं है। आपने यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट को लेकर फिर यहां तक लेकर गए तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज -2 टाइम्स एफ ऑफ के ए है, और यहां से सीधा ऐसे चले गए तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ रहा है, दूसरे वाले पाथ में सीधा जाने पे -√2 एफ ऑफ के इंटू ए है, ठीक है, समझ गए या नहीं? तो पाथ पे अगर पाथ अलग कर दी तो फ्रिक्शन ने जो वर्क किया वो भी अलग आ गया यहाँ पे। इसका मतलब जो वर्क डन है फ्रिक्शन का वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो फ्रिक्शन क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। तो आगे बढ़ता हूं मैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए स्क्रीनशॉट? हाँ सर। अब हम आ रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, अगले पेज पे, पेज नंबर 6, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का डिस्कशन अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। पेज नंबर 6, so this is very important concept, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, भूलना नहीं इसको। तो हमने शुरुआत में जो डेफिनेशन लिख रहे थे, हम क्या बोल रहे थे भाई, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ये किसके लिए डिफाइंड होती है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होती है। तो फिर आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होनी चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट उसी को रिलेट कर रही है। तो कॉन्सेप्ट में क्या है यहाँ पे, लेट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज WC, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पे कि डेल्टा U किसको डिनोट कर रहा है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ WC। ये रिलेशन, इसको भूलना नहीं आप, है ना, ये रिलेशन है कि भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर आप इसको ऐसा इंटीग्रेट करके लिख दो, I से लेकर F तक FC डॉट dr। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो टोटल वर्क डन है वो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर वेरिएबल फोर्स है तो, और अगर कांस्टेंट फोर्स है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन अपन ने सीखा ही हुआ है, वेरिएबल है तो फिर इस तरह से कर दो, इंटीग्रेट करके कैलकुलेशन कर लो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन हियर, वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो,
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को आप भूलोगे नहीं, क्योंकि इसमें कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी को हमने रिलेट किया है। हमने जो डेफिनेशन लिखे थे कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होती है, तो फिर आपस में कैसे रिलेट होती हैं, तो आपस में इस तरह से ये रिलेट होती हैं, ठीक है। एंड देन एक और बात है यहाँ पे, अगर मैं डेल्टा की जगह पे du लिखूं, तो फिर ये जो वर्क डन है इसको आपको बहुत छोटा वर्क डन मानना पड़ेगा, dwc, एंड इट इज आल्सो इक्वल्स टू fc डॉट dr से आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो, तो इनफाइनाइट स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस fc डॉट dr, और टोटल का कैलकुलेशन अगर करना तो फिर इंटीग्रेट कर सकते हो ऐसा। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, भूलना नहीं इसको। तो ये dr वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है ना? तो बेटा हाँ, dr वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और I to F मतलब इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, उसके लिए लिखे अपन ने, उसके लिए लिख दी हमने इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। मतलब जैसे ये कोई इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पे कोई फाइनल पोजीशन है, आप किसी भी पाथ से जाओ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मान ले यहाँ पे ये है कंजर्वेटिव फोर्स, इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट ये आ रहा तुम्हारा dr, और एंगल है यहाँ पे कुछ, फिर समझ गए। तो ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक ले जाने में जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, ठीक है, तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, और ये टोटल वर्क डन हो गया, और ये फिर किसके इक्वल होता है, आपका नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये बिल्कुल वैसी कहानी है जैसे आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा ना, अगर ये डस्टर को मैं ऊपर उठाऊं, यहां से मैंने अगर ऊपर उठाया तो क्या बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh, आया ना? Yes, sir. तो यहाँ पे अपन वर्क कर रहे हैं ना, mg वर्क कर रहा है ना, यहाँ से ऊपर ले जाने पे mg ने वर्क कैसा किया, माइनस mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, प्लस mgh। तो ये जो डिस्कशन ये कल आएगा, अभी आज तो पॉसिबल नहीं है, टाइम कम बचा अपने पास में। तो ये रिलेट होते हैं कि भाई जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो अगर वर्क कर रहा है, तो नेगेटिव चेंज इन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड change in potential energy is equals to negative of work done by conservative force। तो ये है important concept। अब इसमें ये भी आता है कि सर जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या धनुष को जब हम स्ट्रेच करते हैं, तो हमने जो काम किया वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, तो फिर रिलेशन तो हमने वर्क किया, वहां पे कंजर्वेटिव फोर्स ने थोड़ी वर्क किया। तो उसका रीजन ये होता है ना कि जैसे ये डस्टर को मैं यहाँ, ये खुद ब खुद जादू से तो ऊपर नहीं जाएगा, हमें यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मेरा जो फोर्स है ऊपर की तरफ और जो mg है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए धीरे धीरे आप ऊपर लेके जा रहे हैं। मतलब अगर मेरा जो फोर्स है वो mg के इक्वल है, तो फिर हम ऐसा इनडायरेक्टली बोलेंगे कि हम यहाँ पर जो वर्क कर रहे हैं इसको किसके अगेंस्ट में, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में, तो फिर वो वर्क किसके फॉर्म पे स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर होता है। तो उसको अब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, आज हम यहीं तक रहने दे रहे हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, याद रखना इसको, ठीक है, कि डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का।